दिस वाज द टॉपिक वेयर वी स्टॉप। मैं आपको क्लियर कर रही थी कि जो रेजिन्स होते हैं दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। एक रेजिन अल्कलॉइड भी होता है और एक जो रेजिन्स होते हैं वो किशमिश भी होती है। ठीक है, तो जब भी दोनों में से किसी को भी वाटर में प्लेस किया जाता है तो उससे क्या होता है कि क्योंकि वो ड्राइड वर्जन होता है, मैं आपको हिंदी में ही बोल के समझाती हूँ कि जो किशमिश होती है जब आप उसको पानी में प्लेस करोगे तो आप देख ही रहे हो कि जो किशमिश है उसको हम ड्राई फ्रूट में कंसिडर करते हैं। यस और नो? जो किशमिश होती है हमेशा उसको कहाँ पर कंसिडर किया जाता है? दैट इज कंसिडर टू बी अ ड्राई फ्रूट। क्लियर? तो जब भी उसको ड्राई फ्रूट में कंसिडर किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वाटर का जो कंटेंट है दैट इज क्वाइट लो। तो जब आप उसको पानी में रखेंगे तो देखना पानी उसके अंदर भर जाता है और वो जो किशमिश है वो स्वेल हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें किशमिश जो है उसको हम एक प्लांट सेल कंसिडर कर रहे हैं, जो वाटर है वो उसके अंदर मूव करके गया है, तो दैट इज द रीजन कि जो पूरा आपका मेथड हुआ उसको हम एंडोऑस्मोसिस कंसिडर करते हैं। वहीं जब आप एक्सोऑस्मोसिस देखोगे तो एक्सोऑस्मोसिस में आप किशमिश का उल्टा ले लीजिए। से सपोज आपके पास एक फ्रेश ग्रेप है और वो जो फ्रेश ग्रेप है उसको आपने नमक पानी के अंदर रख दिया है। ठीक है, तो जब भी आप उस फ्रेश ग्रेप को नमक पानी के अंदर रख दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्रेप है उसके कंपैरिजन में नमक जो है वो बाहर के सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा है, तो वो जो नमक है वो उस अंगूर के अंदर से पानी को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। एंड दैट इज द रीजन कि वो जो ग्रेप आपने अंदर प्लेस किया था उसमें से पानी बाहर की तरफ मूव करने लगेगा एंड अल्टीमेटली द ग्रेप इज गोइंग टू श्रिंक। छोटा हो जाएगा वो, क्योंकि उसमें से पानी का कंटेंट बाहर खींच लिया गया है। तो दैट पर्टिकुलर फिनोमिनन इज टर्म्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस का जो कंसेप्ट है उस पे ज्यादातर सवाल आरबीसी से रिलेटेड बनते हैं। अब आपको समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल आपको अभी ही दे देती हूँ। से सपोज आरबीसी को प्लेस किया गया है सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, तो बताइए एंडोऑस्मोसिस होगा या एक्सोऑस्मोसिस होगा? आरबीसी स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा? बताइए। आरबीसी को प्लेस किया गया है सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो आरबीसी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? आरबीसी स्वेल होगा, आरबीसी जो है वो श्रिंक होगा, या फिर जो आरबीसी है क्या होगा उसके साथ? Yes, the phenomenon will be exoosmosis and the result will be that RBC is going to shrink. ठीक है, आपका आंसर क्या होगा कि जब भी आपने नमक पानी के अंदर आरबीसी को रखा, नहीं पार्थ, रॉन्ग। कुणाल हैज गिवन द करेक्ट आंसर। एक्सोऑस्मोसिस होगा, जो नमक पानी है वो आरबीसी का पानी बाहर खींचेगा एंड दैट इज द रीजन कि आरबीसी जो है वो श्रिंक हो जाएगा, वहां पर एक्सोऑस्मोसिस होगा। वेरी गुड कुणाल। इसके अलावा आप दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल कि आरबीसी का जो सेल है उसको हमने प्योर वाटर के अंदर प्लेस किया है, तब क्या होगा? इफ आरबीसी इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब उसमें नमक शक्कर कुछ भी नहीं है, तो कौन सी कंसेप्ट होगी? यस, वेरी गुड कुणाल, द कंसेप्ट विल बी एंडोऑस्मोसिस। क्योंकि सिर्फ पानी है बाहर, तो वो जो पानी है, जो आरबीसी के अंदर के सॉल्ट या मिनरल्स हैं वो उस पानी को अंदर खींचना स्टार्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो वाटर इज गोइंग इनसाइड आरबीसी एंड दैट इज द रीजन कि आरबीसी का जो सेल है दैट इज गोइंग टू स्वेल, बड़ा होता जाएगा एंड कंसेप्ट विल बी नोन एज एंडोऑस्मोसिस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली व्हाट इज टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, जिसमें आपको दो टाइप याद रखना है, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। अगला है एक छोटा सा कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अगर कोई भी मेम्ब्रेन अपने अक्रॉस किसी भी सब्सटेंस को इन या आउट आने जाने देता है तो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज टर्म्ड एज परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है अगर वो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट अलाउ करता है तो उसे हम परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी आपके पास अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन्स होते हैं। सबसे पहले हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। तो परमिएबल मेम्ब्रेन में आप समझ गए होंगे कि चाहे आप सॉल्यूट का ट्रांसफर करें या आप सॉल्वेंट का ट्रांसफर करें, सभी के सब उस मेम्ब्रेन के थ्रू आ जा सकते हैं।
For example, you have cell wall as permeable membrane, we have filter paper, ये सब होते हैं जिनके पास permeability होती है। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम सेल वॉल कैसे। सेल वॉल जो है एनी हाउ मिडल लैमेला या प्लाज्मोडेस्माटा बना के ट्रांसपोर्ट तो करता ही है ना, तो दैट इज द बेसिक रीजन कि वो परमिएबल कंसिडर किया जाएगा। अगला जो है वो आपका होता है कैटेगरी ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो अभी आपको ऑस्मोसिस के कंसेप्ट के लिए सीखना जरूरी है। एज द नेम इटसेल्फ इज डिनोटिंग, यहाँ आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सेमी वर्ड का मतलब होता है आधा या हाफ, ठीक है। सेमी सर्कल जो होता है आधा सर्कल होता है, तो वैसे यहाँ सेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ। परमिएबल का मतलब आपने अभी ही देख लिया है कि टू अलाउ एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट। So the membrane that is going to allow half of the component to get transported and it will inhibit the transport of rest of the others. That particular membrane is going to be called as semi-permeable membrane. तो आपके पास दो component हुए solute and solvent. तो अगर कोई भी membrane अपने across सिर्फ और सिर्फ solvent को जाने देता है, solute को जाने नहीं देता है, तब उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि ऑस्मोसिस में हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज द ओनली मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउइंग मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इट विल इनहिबिट सॉल्यूट टू पास थ्रू इट एंड दैट इज द रीजन कि हमें लिक्विड डिफ्यूजन करना है तो हमें एसपीएम लगता है। क्लियर? अब अगर कोई आपसे एसपीएम का एग्जाम्पल पूछता है तो उसके एग्जाम्पल होंगे आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स लाइक सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड का बना हुआ मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर या फिर गोट का ब्लैडर, ठीक है। ये सारे काम करते हैं एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास होते हैं, लेकिन आप 2 से 3 याद रखिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। अगले होते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। जो फीचर किसका था? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी हमने कहाँ पर पढ़ी हुई थी? प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था अबाउट सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का जो कैरेक्टर है किसके पास था? किसके पास था सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का कैरेक्टर? वेरी गुड कुणाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड प्रांजल। आप में से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को ये बात याद होगी दैट वी लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिव परमिएबिलिटी जब हमने कब पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा था। तो सेलेक्टिव परमिएबल और सेमी परमिएबल अलग होते हैं। मैंने आपको उस समय पर भी ये बात बताई थी। कितने लोगों को मेरी ये स्टेटमेंट याद है कि मैंने आपसे कहा था कि सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल सेम नहीं होता है? वेरी गुड। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो एक बार जाके रिकॉर्डेड लेक्चर में देखिएगा, मैंने आपको वहां पर भी ये बात क्लियर की थी। तो अभी आपके पास पूरा का पूरा प्रूफ है कि ये दोनों अलग होते हैं। सेलेक्टिव नेचर का मतलब होता है सिर्फ सॉल्यूट या सॉल्वेंट नहीं, सिलेक्शन सॉल्यूट का भी हो सकता है, सिलेक्शन सॉल्वेंट का भी हो सकता है टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। दैट इज बेसिकली सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन का मतलब और सेमी परमिएबल का मतलब अलग होता है। अगर आप सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल देखेंगे तो दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट किसके मेम्ब्रेन का नाम था? टोनोप्लास्ट सेल के कौन से कंपोनेंट के मेम्ब्रेन का नाम था? वैक्यूल। वेरी गुड कुणाल, वो वैक्यूल के मेम्ब्रेन का नाम था, ठीक है। यस, वेरी गुड देव, जितने भी लोगों को ये याद है। इसके अलावा जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल होते हैं उनका भी जो मेम्ब्रेन होता है दैट शोज सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। क्लियर? इसके अलावा जो भी आपके ऐसे मेम्ब्रेन होंगे जिनके अक्रॉस कोई भी आ जा नहीं सकता, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ना तो उनके अक्रॉस सॉल्यूट पास ऑन हो सकता है, ना ही उनके अक्रॉस सॉल्वेंट पास ऑन हो सकता है, तो दैट दोज मेम्ब्रेन्स विल बी टर्म्ड एज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स। एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या होगा? एल्यूमिनियम का फॉइल हो गया, या इसके अलावा सेल वॉल के ऊपर अगर आपने सुबेराइजेशन का डिपोजिशन कर दिया है, सुबेराइजेशन हो गया, पेक्टिफिकेशन हो गया, तो वो सेल वॉल को मच एंड मोर डेड बना देता है, ये भी आपको सिखाया गया है।
तो ये सारी चीजें कंप्लीटली इम्परमेबल हो जाती हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में लाई करेंगी? दे विल लाई इन द कैटेगरी ऑफ इम्परमेबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है। Then we have one of the important topic, that is osmotic pressure. अब कल की क्लास में हमने डिफ्यूजन के साथ पढ़ा था डिफ्यूजन प्रेशर, जो कि डिफ्यूजन की प्रोसेस को रोकता था। In the same manner, pressure applied on the medium to stop the process of osmosis will be termed as osmotic pressure. Concept of osmotic pressure was given by Pfeffer. तो यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तब डेवलप करता है जब उनके बीच में ऑस्मोसिस चल रहा हो और ऑस्मोसिस होने के बाद इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई हो। ठीक है। देखो, डिफ्यूजन की तरह जब ऑस्मोसिस भी चलेगा तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब दोनों तरफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर हो चुकी होगी। यस और नो? है ना? दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, जब वो बराबर हो जाएगी तो आप इक्विलिब्रियम के स्टेट में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? ऑस्मोसिस के अंदर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही आप इक्विलिब्रियम के स्टेट में पहुंच जाएंगे तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को स्टॉप करना पड़ेगा और तब जो प्रेशर वहां पर अप्लाई किया जाएगा वो प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अब ये प्रेशर कौन किस पर लगाता है? तो जो भी आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, आफ्टर जब उन्होंने कंसंट्रेशन बराबर कर दिया तो एसपीएम के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है कि अब दूसरी तरफ से सॉल्वेंट का फ्लो रोक दीजिए। दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन एक बार ध्यान से पढ़िए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, देन अगेन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू हैव टू रिप्लाई सी, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है देन से ओके, सो दैट वी कैन प्रोसीड ऑन। जल्दी से डेफिनेशन पढ़ो। बी फास्ट। ओके। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है आप समझ ही गए होंगे कि जैसे डिफ्यूजन प्रेशर था इनहिबिटरी प्रेशर, वैसे ही इसका भी नेचर होता है। अब अगर आप प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे तो वो जीरो होगा। कोई मुझे बता सकता है कि प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो क्यों होगा? क्योंकि प्योर वाटर के अंदर सॉल्वेंट जो है वो बहुत सारा है और जो सॉल्यूट है वो जीरो है। ठीक है। यस, वेरी गुड कुणाल। देयर इज नो सॉल्यूट, वहां पर कोई भी सॉल्यूट नहीं है तो प्रेशर कौन लगाएगा? प्रेशर कोई नहीं लगा सकता। ठीक है। तो प्योर वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दैट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सॉल्यूट। अब क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट भी होता है, तो उसका प्रेशर आपको दूसरा मिलेगा। जीरो से तो ऑब्वियसली ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि जब सॉल्यूट भी है तो वो भी कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा, अपने द्वारा एक्सर्ट करेगा प्रेशर, तो वहां पे जीरो नहीं होता है। ठीक है। देन ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जैसा कि आपने अभी ही देख लिया, आपको इनडायरेक्टली तो ये बात समझ में आ ही गई थी कि प्योर वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है? जीरो है। तो अगर प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो है क्योंकि वहां सॉल्यूट नहीं था, तो जब सॉल्यूट आ जाएगा तो मतलब साफ है कि जितना ज्यादा आप सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, सॉल्यूट आप घटाते जाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घटता जाएगा। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसका अगर आप मैक्सिमम वेरिएशन देखेंगे तो वो प्लांट सेल्स में दिखाई देता है, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर कंटिन्यूअसली पानी आता रहता है, जाता रहता है। अगर आपने पौधे को वाटर किया है तो कभी कभी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज्यादा हो जाती है, कभी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो मैक्सिमम वेरिएशन यू विल बी एबल टू सी इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक है। अगर आप हैरिस के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर को देखेंगे प्लांट बॉडी में पर्टिकुलरली, तो वो लीव्स में हाईएस्ट होता है और रूट्स में लोएस्ट होता है। ठीक है। लीव्स में हाईएस्ट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर और रूट्स में क्या होगा? लोएस्ट होगा। देन
ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सबसे ज्यादा हैलोफिटिक प्लांट्स में मिलेगा। हैलोफाइट्स कौन होते हैं? व्हाट आर हैलोफिटिक प्लांट्स, बताइए। अब ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये तो आपने क्लास 9th में या उससे भी छोटे क्लासेस में आई गेस सीखा होगा। वेरी गुड देव। प्लांट्स लविंग सलाइन कंडीशन या प्लांट्स अडेप्टेड टू लिव इन सलाइन कंडीशंस, नमकीन पानी में रहने की क्षमता, दैट इज बेसिकली हैलोफिटिक नेचर। तो हैलोफिटिक ग्रुप में ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है। आप भी समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो सलाइन कंडीशन में है, सॉल्ट बहुत ज्यादा होगा। तो जब सॉल्ट बहुत ज्यादा होगा तो ऑस्मोसिस भी हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन आपको प्लांट का नाम भी दिया गया है कि किसमें सबसे ज्यादा पाया गया है। तो द नेम ऑफ द प्लांट इज एट्रीप्लेक्स कॉनफोर्टिफोलिया। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिएगा। लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर आपको एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगा। अब आपने अभी अभी पढ़ा कि प्योर वाटर का जो नेचर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, दैट इज 0। तो जब आप एक्वेटिक प्लांट्स को देखोगे तो वहां पे सॉल्यूट तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है। तो दैट इज द रीजन कि एक्वेटिक प्लांट्स में सॉल्यूट कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन होता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक प्रॉपर ऑर्डर देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट में कम होता है और कौन से में ज्यादा होता है, तो दिस इज ऑर्डर इन फ्रंट ऑफ यू। ये वाला ऑर्डर आपको यहाँ पर याद करना होगा। और इस ऑर्डर में आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मतलब कि एक्वेटिक प्लांट्स की बात हो रही है जो पानी में रहते हैं, वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर लोएस्ट है। मीजोफाइट्स में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मीजोफाइट्स कौन होते हैं? What are mesophytic plants? What are mesophytic plants? What are mesophytic plants? Terrestrial plants. Very good, Dev and Kunal. Terrestrial और land plants are known as mesophytic plants. Xerophytes जो कि deserts में रहते हैं, dry conditions में, उनके अंदर थोड़ा और ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेगा? हैलोफाइट्स में। क्लियर? अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, अगर आप इसका एक मेजरमेंट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू डे एंड नाइट, तो अगर आप इसको नाइट में देख रहे हैं तो वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर यूजुअली कम होता है। अगर आप दिन में देख रहे हैं तो हायर होता है। दिन में भी कब ज्यादा होगा? जब आप इसको दोपहर के समय पर ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर? ये कुछ छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस भी होता है, एंड द नेम ऑफ द डिवाइस इज ऑस्मोमीटर। ऑस्मोमीटर याद रखिए। अब जो ये ऑस्मोमीटर है किस तरीके से प्रेशर को मेजर करता है? जब किसी भी सेल के अंदर इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस जो है, आप टेंशन मत लीजिए, इसी चैप्टर में आपको प्लाज्मोलाइसिस पूरा एक अलग से टॉपिक पढ़ना है। तो वहां मैं आपको वापस से ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी जब हम प्लाज्मोलाइसिस पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल्दो प्लाज्मोलाइसिस आपने एक छोटा सा ओवरव्यू क्लास 9th में पढ़ा होगा कि क्या होता है, बट मुझे डाउट है कि आपको याद है कि नहीं। नो इश्यूज, हम इसको अभी डिटेल में डील करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला जो ऑस्मोमीटर है वो भी फेफर ने ही डिजाइन किया था। देन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का आप एक फॉर्मूला देखेंगे तो वो फॉर्मूला होता है OP इज इक्वल्स टू, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू MRT। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। केमिस्ट्री में जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे तो वहां OP नहीं लिखा जाता है, वहां इसको डिनोट किया जाता है विद द साइन ऑफ पाई। ठीक है, तो वहां आपको फॉर्मूला मिलेगा पाई इज इक्वल्स टू MRT या पाई इज इक्वल्स टू CRT, ऐसा लिखा हुआ भी आपको दिख सकता है। क्लियर? समझ में आई बातें? PV इज इक्वल्स टू NRT? नहीं नहीं कुणाल, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा। ठीक है, वो आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ पर आप ऑस्मोसिस पढ़ेंगे जब आप क्लास 12th में सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप क्लास 12th में सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे अबाउट ऑस्मोसिस का इक्वेशन। तो वहां ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल ऑफ पाई।
तो कभी कभी बायो की किताबों में भी आपको ओपी की जगह पर पाए लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एम की जगह पर आपको सी लिखा हुआ मिलेगा, बट आप एम लिखो या सी लिखो, उसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, मोलारिटी के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन। आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, ये तो आपने आई गेस केम में अभी तक सीख लिया होगा कि आर इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, ऑल्दो वो अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। और जो टी है दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब आप इन तीनों चीजों को मेजर करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाता है, ठीक है। एंड दिस इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इफ वी टॉक ऑफ किसके बारे में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे फॉर्मूला जो होता है OP इज इक्वल्स टू MRT मल्टीप्लाइड बाय I। और ये जो I होता है, सॉरी, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो I होता है दैट डिनोट्स कांस्टेंट ऑफ आयोनाइजेशन। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपको भी पता है कि वो एनायन और कैटायन में ब्रेक हो सकते हैं, होते हैं। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट आयनाइज हो सकता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, क्योंकि चार्ज क्रिएट होगा। और अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर और उसका आपको ओपी निकालना है, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपको अपने पूरे कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करना होगा विथ I। और यहाँ पे जो I है दैट इज कांस्टेंट ऑफ आयोनाइजेशन। बट अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। आपको इसकी जरूरत केम के टाइम पे पड़ेगी, बट मैंने आपको सारा तरीके का कैलकुलेशन बता दिया। अगर किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल से सपोज आपको एग्जाम में आ जाए तो आप उसमें अटके नहीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इलेक्ट्रोलाइट्स का हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ आपने एग्जाम्पल भी एक हमने आपको दे दिया है। अगर आप 1 मोलर NaCl का ओपी निकाल रहे हैं और आप 1 मोलर ग्लूकोज का ओपी निकाल रहे हैं, तो आपको भी पता है कि ग्लूकोज और NaCl में कौन इलेक्ट्रोलाइट होगा, ग्लूकोज और NaCl में इलेक्ट्रोलाइट कौन है, NaCl। वेरी गुड। तो यहाँ पर NaCl जो है आपको भी पता है कि Na will occupy positive charge, Cl will grab negative charge on ionization। जबकि जो ग्लूकोज है उसमें कोई चार्ज नहीं डेवलप करता, वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों को आपने एक एक मोलर लिया है, बट फिर भी जब आप इनका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो कंसंट्रेशन बराबर होने के बावजूद भी ऑस्मोटिक प्रेशर आपको ज्यादा किसका मिलेगा, NaCl का, और कम किसका मिलेगा, ग्लूकोज का। क्यों, क्योंकि जब आपने NaCl लिया तो आपको कांस्टेंट ऑफ आयोनाइजेशन भी मिलेगा, जिससे आपको अपनी कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। दैट इज द रीजन कि इलेक्ट्रोलाइट्स का ओपी हमेशा ज्यादा निकलता है विथ रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड्स विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इज इट क्लियर नाउ? ये एक चीज आपको याद रखनी है। वाटर हमेशा कहाँ मूव करेगा, वाटर मूव करेगा फ्रॉम लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टुवर्ड्स हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आई या नहीं आई, यस या नो बताइए, तो फिर मैं आपको जस्टिफाई करूँ। मेरे हिसाब से अगर आपको ऑस्मोसिस क्लियर है तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि जो वाटर है वो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर में मूव करेगा। ठीक है, समझ में आ गई? ऑल राइट, नहीं भी समझ में आई होगी, इन केस यू फेस एनी ट्रबल आफ्टरवर्ड्स, तो आप बाद में भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? अब एक फैक्टर तो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर समझते समय ही जान लिया, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। वहां पर पीछे एक स्टेटमेंट लिखा था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूट की वजह से ही होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि जब भी सॉल्यूट होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। सॉल्यूट कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज आल्सो बी गोइंग टू राइज। और अगर आपने घटा दिया तो उसका जो
वैल्यू है जो मैग्नीट्यूड है ओपी का, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कम डाउन, क्योंकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन घटी। तो एक डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। दूसरा हो गया आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अभी अभी आपने देखा कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हो जहां पर आयंस बनते हैं, तो आयंस बनने के कारण, आयोनाइजेशन कांस्टेंट आने के कारण इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू कंपाउंड्स विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, क्योंकि जितने ज्यादा आयन बनेंगे उतना ज्यादा कांस्टेंट ऑफ आयोनाइजेशन होगा और उतना ही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई? से सपोज आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वो डिनोट करेगा कि उतने ज्यादा आयन बने, और जितना ज्यादा आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जितने ज्यादा आयन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू। ठीक है। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कैसे? टेम्परेचर से ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ेगा? एनी आइडिया अबाउट दिस वन? कोई नहीं। देखिए, जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर आप सॉल्यूशन का मेजर करोगे और अगर आपने उस सॉल्यूशन का टी इन द फॉर्मूला, यस गुड, जो भी टी लिया गया है उसकी वजह से तो होगा ही, क्योंकि देखिए जो भी सॉल्यूशन आप ले रहे हो जिसमें आपको ऑस्मोसिस मेजर करना है हमेशा वो सेम टेम्परेचर पे हो। यस, वेरी गुड कुणाल। हमेशा वो सेम टेम्परेचर पे हो ये नेसेसरी नहीं है। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती घटती जाएगी। मतलब सपोज आपने सॉल्यूशन लिया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आप रूम टेम्परेचर पे निकाल रहे हो, हाई टेम्परेचर पे निकाल रहे हो, लो टेम्परेचर पे निकाल रहे हो, तो उससे ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी इफेक्ट होगा। ठीक है। देन गोज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो होता है, हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रेशन किसको कहा जाता है? अब प्लीज हाइड्रेशन का मतलब आप उन वाटर मॉलिक्यूल्स को मत लीजिएगा जो कि सॉल्वेंट के फॉर्म में। हाइड्रेटेड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपने मोहर सॉल्ट सुना है। आप लोगों ने अगर मोल कंसेप्ट वगैरह सीख लिया है, मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकालना सीख लिया है, तो आपने मोहर सॉल्ट सुना होगा। नहीं सुना है? मोहर सॉल्ट। एलम सुना होगा। एलम सुना है, ओके। तो जो एलम होता है, जब उसका केमिकल फॉर्मूला आप देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़े होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये देखा है किसी ने या नहीं देखा है? आप लोगों ने देखा है ये? आपने कभी लिखा हुआ देखा होगा K2SO4.5H2O, CuSO4.7H2O, सुना होगा। ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल। ठीक है। नहीं भी सुना है तो मुझे इतना पता है कि आप 10th में या अभी जो केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के चैप्टर्स होंगे उसमें आप जरूर ये पढ़ेंगे या देखेंगे। ठीक है। यस, ग्रीन विट्रियोल इज आल्सो देयर। तो ये जो कंपाउंड्स है ना, इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड फॉर्म में साथ में जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो दैट इज पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन, यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। तो जब आप ऐसे किसी कंपाउंड का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हो जो कि हाइड्रेटेड सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, तो वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इनवर्स रिलेशन शो करता है। ठीक है। अगर आप फ्री वाटर मॉलिक्यूल का नंबर घटाते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप फ्री वाटर मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ाते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगी। मतलब उनके बीच में उल्टा कनेक्शन होता है। ठीक है। फ्री वाटर मॉलिक्यूल अगर आपने घटा दिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर आपने फ्री वाटर मॉलिक्यूल बढ़ा दिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। दैट इज द रिलेशन। ठीक है। बट हाँ, ये हाइड्रेशन को सॉल्वेंट वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंफ्यूज आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
क्लियर? तो दीज वर ऑल द टॉपिक्स जो हमें आज ऑस्मोसिस के बारे में बात करनी थी। अभी भी ऑस्मोसिस खत्म नहीं हुआ है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव 2 more टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मोसिस, और वो होगा एक तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जिसमें हम देखेंगे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देन वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, कि कौन कौन से जगह पर प्लांट के केस में ऑस्मोसिस काम आता है। ये दो चीजों की बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे मेथड्स जो कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट शो करते हैं, उन मेथड्स की बात करेंगे। ठीक है?